अस्सलाम वालेकुम। रेड क्लिफ अवार्ड का नाम बार बार आपने सुना होगा, अपने 9-10 के दौरान मुतालिया पाकिस्तान में भी बहुत सुना होगा। क्या है ये रेड क्लिफ अवार्ड? देखो, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, पाक व हिंद को, बरसगीर पाक व हिंद को तकसीम कर रहे थे, तो हिंदुस्तान के इस तकसीम के दौरान ताकि दो स्टेट्स, एक पाकिस्तान और एक इंडिया वजूद में आ जाए, ये जिम्मेदारी उन्होंने एक अंग्रेज को सौंपी थी। उस अंग्रेज का नाम था रेड क्लिफ, और इसी को हम कहते हैं रेड क्लिफ अवार्ड, जिस तरह से उसने तकसीम किया था। अब जो तकसीम आपको देखता था कि हिंदुस्तान तकसीम हुआ, एक मगरबी पाकिस्तान बन गया जो आज के दिन का पाकिस्तान है, एक मशरकी पाकिस्तान बन गया जो आज के दिन का बांग्लादेश है। ये तकसीम इसी रेड क्लिफ ने करवाया था। अब तकसीम तो हुआ, वह तकसीम तो नॉर्मल हुआ, लेकिन इसमें बाज जगहों में रेड क्लिफ ने मुंह मारा था। मतलब उसने पाकिस्तान के साथ दगाबाजी की थी, मुसलमानों के साथ कुछ नाइंसाफियां की थी। उन्हीं नाइंसाफियों के बारे में आज हम बात करेंगे, और वो की थी पंजाब और बंगाल के अंदर। इसके तकसीम के अंदर पंजाब और बंगाल, इन दो सूबों का तकसीम 3 जून को हुआ था। अब देखो, तकसीम के लिए सबसे पहले बाउंड्री कमीशन बना दी गई। बाउंड्री कमीशन मतलब कि ये कमीशन बाउंड्री को मुतय्यन करेगी। अब इस कमीशन के अंदर 2 मेंबर हर तरफ से लिए गए, 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच साइड। मतलब उस वक्त 2 ही सबसे मशहूर पार्टीज थी, एक मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की अक्सरियत की पार्टी थी, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव थी, और एक थी कांग्रेस जो इंडिया की, मतलब हिंदूज की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी। अब दोनों से 2-2 मेंबर्स लिए गए और इस कमीशन में शामिल कर दिए गए, और इस कमीशन की जिम्मेदारी, इसका हेड, वो साइरल रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दी गई और ये इसका हेड बन गया। तो इसने तकसीम शुरू कर दी। अब तकसीम इसने कर दी। अब 2 जगहों में, सबसे पहले पंजाब में 3 इलाके ऐसे थे। नंबर 1 गुरदासपुर, नंबर 2 बटाला, और नंबर 3 फिरोजपुरा और जिरा। ये वो इलाके थे जहां पर मुसलमान अक्सरियत में थे। मुसलमान चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिले, लेकिन फिर भी ये 3 इलाके इंडिया को दिए गए। तो पंजाब में ये नाइंसाफी हुई। दूसरी नाइंसाफी हुई बंगाल के अंदर। बंगाल में ये जो कलकत्ता था, यहां पर असल में थे हिंदू मेजॉरिटी में, लेकिन यहां पर जो हिंदू थे वो तकरीबन 70% लो कास्ट के हिंदू थे, जो नीच जात, आपको पता है हिंदुओं में जात पात होता है, तो जो नीच जात के हिंदू होते हैं उनके साथ ये अच्छा सलूक नहीं करते। तो वो नीच जात के हिंदू ये नहीं चाहते थे कि हम इन और हिंदुओं के साथ इकट्ठा रहे, और वो 70% यहाँ पर मौजूद थे। तो वो चाहते थे, वो हिंदू खुद चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन इन अक्सरियत की मर्जी के बगैर इस कलकत्ता को इंडिया में शामिल कर दिया गया। सेम यही केस मुर्शिदाबाद और मालिया के साथ हुआ। तो यहाँ पर बंगाल में ये नाइंसाफियां हुई। तो इस तरह से रेड क्लिफ ने कुछ नाइंसाफियों पर मुबनी तकसीम इस वक्त की थी, और इससे पता लगता है कि रेड क्लिफ का झुकाव थोड़ा सा हिंदुओं की तरफ था। ऐसा ही एक मसला कश्मीर में आउटा, उसको भी सरसरी देख लेते हैं, ज्यादा गहराई तक नहीं जाते। कश्मीर का इशू असल में क्या था? देखो, उस वक्त 3 स्टेट थे, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। अब इसमें हालात क्या था, उसको अगर गौर के साथ आप सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कश्मीर में ज्यादती किसके साथ हुई, और इसका हल असल में है क्या था और क्या है, और क्यों नहीं हल हो रहा। हैदराबाद के साथ मसला ये था कि यहाँ पर जो लोग थे, तो मेजॉरिटी में वो जो लोग थे वो मेजॉरिटी में हिंदू थे। तो हिंदू मेजॉरिटी यहाँ पर थी, हिंदू मेजॉरिटी। लेकिन यहाँ का जो राजा था, वो राजा खुद मुस्लिम था, और वो राजा चाहता था कि मैं पाकिस्तान के साथ अपने हैदराबाद को मिलाऊं। लेकिन इन्होंने, इस साइरल रेडक्लिफ ने हैदराबाद में रेफरेंडम करवाया, तो वोटिंग करवाया। तो वो तो जाहिर सी बात है, वहां पर तो हिंदू मेजॉरिटी रहती थी। तो हिंदूज ये चाहते थे कि हम इंडिया के साथ मिले, और हैदराबाद इंडिया के साथ मिल गया। सेम यही केस जूनागढ़ के साथ था। यहां पर भी हिंदू मेजॉरिटी थी, लेकिन यहाँ का राजा भी मुस्लिम था। तो राजा तो चाहता था कि जूनागढ़ को मैं पाकिस्तान के साथ मिला दूं, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी वहां पर जो रह रही थी, रेफरेंडम किया गया, वोटिंग की गई, और हिंदू ने यह चाहा कि हम इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहेंगे। तो जूनागढ़ को भी इंडिया के साथ मिला दिया गया। अब सेम यही सिनेरियो को अगर आप 180 डिग्री पर उल्टा करवाओ तो केस कश्मीर का बनता है। मतलब यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, मुस्लिम्स की आबादी ये मेजॉरिटी में थी,
اکثریت میں مسلمان تھے، لیکن یہاں کا جو راجا تھا، راجا رنجیت سنگھ، وہ ایک سنگھ تھا اور وہ ہندو کی طرف، مطلب ان ہندو اور سکھ تقریباً ایک دوسرے کو بائی بائی کہتے ہیں، تو ہندو کی طرف جھکا ہوا تھا، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ملوں، میں انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہاں پر ریفرنڈم ہوا، انڈیا کے ساتھ مل گیا، حالانکہ راجا مسلمان تھا، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا۔ سیم یہاں پر بھی ریفرنڈم ہوا، انڈیا کے ساتھ ملا، راجا مسلمان تھا، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، تو راجا کی تو یہاں ایک نہ حیدرآباد میں نہ جونا گڑھ میں ایک بھی جگہ میں راجا کی بات نہیں مانی گئی۔ ریفرنڈم کے تھرو میجارٹی جو چاہتی تھی وہی ہوئی۔ سیم یہی کیس کشمیر میں بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ریفرنڈم نہیں ہوا، کیونکہ ریفرنڈم کے تھرو ان کو پتا تھا، ہندوؤں کو بھی، انڈیا کو بھی، اور ریڈ کلف اور انگریزوں کو بھی، کہ اگر ریفرنڈم ہو جائے تو مسلمز میجارٹی میں ہے، کشمیر پاکستان کے ساتھ پھر ملے گا۔ لیکن راجا چاہتا تھا پہلے، تو یہ راجا چاہتا تھا کہ میں ایک آزاد دیش، آزاد اسٹیٹ لے لوں ان سے، کشمیر ایک آزاد اسٹیٹ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ تو پھر انگریزوں نے کہا کہ اگر حالات تھوڑے سے سدھر جائے، یہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اگر حالات سدھر جائے پھر ہم ریفرنڈم کریں گے۔ تو ایک وہ دن تھا، ایک آج کا دن ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز نے اس مسئلے کو حل کیا، نہ دنیا کے کسی بھی ادارے نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا، اور حل اس کا وہی سمپل سا حل ہے کہ حالات سدھر گئے ہیں، بھائی یہاں پر ریفرنڈم ہوا، یہاں پر بھی ریفرنڈم کرواؤ۔ جو لوگ وہ چاہتے ہیں، اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آزاد چھوڑ لو، اگر پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ملا دو۔ اب پاکستان جب وجود میں آ گیا تو 1958 تک تقریباً 5-6 وزیر اعظم بدل گئے، اور 1958 میں پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ ہوا، جو کہ ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے لگایا تھا۔ اب ایوب خان کس طرح سے پاور میں آیا، پاکستان میں کس طرح کے ریفارمز اس نے کیے، اور وہ گر کس طرح سے کیا، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جانیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔